महाराज, मैं देखता हूं कि युवराज के स्वास्थ्य में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि उन्हें और उपचार की आवश्यकता होगी। श्रीमती राजश्री एक पल के लिए चौंक गईं, फिर पूछा, आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? देव ने भी गुस्से से चैतन्य को घूरा। बिल्कुल, तुम ऐसा किस आधार पर कह रहे हो? क्या मुझे पता नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा? चैतन्य ने एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, महाराज, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि युवराज का मिजाज आजकल थोड़ा बिगड़ा हुआ है? वो अचानक अपने अधीन काम करने वालों के प्रति इतने विनम्र क्यों हैं? पहले वो हमेशा उन्हें मारते और डांटते थे। ये सुनकर श्रीमती राजश्री को तुरंत एहसास हो गया कि क्या हो रहा है। खुद को रोक न सका, वो चिल्लाया, ये सही है। युवराज कभी भी खुद को मैं कहकर संबोधित नहीं करते, वो हमेशा खुद को ये युवराज कहते हैं। देव, भांडा फूट गया। मैं अभी अभी यहां आया हूं और मुझे इसकी आदत नहीं हुई है। उनकी सार्वजनिक छवि बस ढहने वाली है। देव ने तुरंत याद किया कि उनके मन में क्या था। रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वो महावीर वास्तव में एक दुष्ट व्यक्ति है। वो सबके लिए एक पागल कुत्ते जैसा है। वे या तो मारते थे या डांटते थे। वे अविश्वसनीय रूप से अशिष्ट थे। बेशक ये नौकरों के लिए निर्देशित था। वे अभी भी गोपति को बहुत सम्मान देते थे। केवल इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जिसका नरेश युवराज सम्मान कर सकता है, गोपति। यद्यपि युवराज के महल के वाम मुख्य सचिव चैतन्य नाम मात्र नरेश युवराज के महल के सदस्य थे, लेकिन वास्तव में वो शाही दरबार का सिर्फ एक प्रजा नहीं था। देव की याद में यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से मेरे पिता द्वारा लगाया गया जासूस है। वो केवल उनका नाम मात्र का स्वामी था, लेकिन वास्तव में चैतन्य सीधे नरेश युवराज के निवास पर हुई हर चीज की रिपोर्ट गोपति को दे सकता था। मुझे समझ आया, कोई आश्चर्य नहीं कि चैतन्य ने सबके सामने बोलने की हिम्मत की। यदि वो केवल युवराज के निवास का अधीनस्थ अधिकारी होता तो वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। देव जानता था, मुझे अब अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रखनी होगी। कम से कम इसे संदेह पैदा नहीं करना चाहिए। अन्यथा वैद्य सुन द्वारा लगातार परेशान किया जाना तो एक छोटी सी बात होगी। अगर चैतन्य उनके बदलावों की रिपोर्ट द्रोणाचार्य को देगा तो बहुत मुश्किल होगी। आखिरकार अगर द्रोणाचार्य ने उस पर संदेह करना शुरू कर दिया तो ये भयानक होगा। लगता है कि मुझे अब यह व्यक्तित्व बनाए रखना होगा, अन्यथा आपको फिर से चोट पहुंचेगी। इस समय राजश्री और वीर ने थोड़ी देर चर्चा की। चैतन्य ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, जो थोड़ी दूरी पर देव को एक्यूपंक्चर कर रहा था, शाही चिकित्सक सुन, कृपया युवराज का इलाज जारी रखें। उनका सिर्फ जागना ही काफी नहीं है, उन्हें मानसिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। देव की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उनकी अभिव्यक्ति बदल गई और उनके चेहरे के चारों ओर घनी सुइयों को खींचा गया, जिससे उन्हें दर्द से कराहना पड़ा। अरे बूढ़े मूर्ख, मैंने तुम्हें सुइयां निकालने के लिए भेजा था, तुम क्यों ढील दे रहे हो? किसने मुझे चुभने की हिम्मत की? क्या वे अपना सिर नहीं चाहते? शब्द गिरे। युवराज की पत्नी राजश्री और मुख्य सचिव चैतन्य ने हक्के बक्के होकर एक दूसरे को देखा। मैडम राजश्री ने उत्साह से चिल्लाया, वो वापस आ गए हैं, वो वापस आ गए हैं, युवराज ठीक हो गए हैं। चैतन्य ने सिर हिलाया और कहा, ये निश्चित रूप से महाराज के मिजाज के अनुरूप है। देव ने असहाय महसूस किया। नरेश युवराज की छवि इतनी दृढ़ता से स्थापित है। चिकित्सक सुन अब डर से कांप रहे थे। उन्होंने चैतन्य को देखा और कहा, लॉर्ड वीर, आप क्या सोचते हैं? देव ने अचानक अपने बगल का तकिया पकड़ा और चैतन्य पर जोर से फेंका। उसे देखो, इस महल का प्रभारी कौन है? मैंने तुम्हें सुई लेने के लिए कहा था, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? देव ने भौहें सिकोड़ी और कहा, मुझे तुम्हें टोपी पहने हुए देखकर ही तुम बदसूरत लगते हो। गार्ड्स, इस बदसूरत कमीने चैतन्य को खींचकर ले जाओ और मार डालो। चैतन्य, आपसे यही उम्मीद थी नरेश युवराज। वो बार बार सिर झुकाते हुए बोला, महाराज, मैं वास्तव में इस बार अपना अपराध जानता हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। देव ने चैतन्य को घूरा और कहा, तुम्हें मृत्युदंड से तो बख्शा जा सकता है, लेकिन तुम सजा से नहीं बच सकते। इधर आओ। चैतन्य ने बिना किसी स्पष्ट कारण के ऊपर देखा। देव ने चिढ़कर कहा, इधर आओ, अगर तुमने एक भी शब्द और कहा तो मैं तुम्हारे कुत्ते का सिर काट दूंगा। चैतन्य खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। देव ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। चैतन्य हक्का बक्का रह गया और मारा जाने के बाद पूरी तरह से स्तब्ध खड़ा रहा। देव ने अपने हाथों को रगड़ा, तरोताजा महसूस किया और कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। चैतन्य का चेहरा दर्द से जल रहा था। फिर उसने सुना कि देव ने वास्तव में उसे बख्श दिया था। मैं हैरान और खुश दोनों था। बस इतना ही,
आज महाराज कितने दयालु हैं। मुझे लगा था कि मेरी खाल उतार ली जाएगी। पीछे मुड़कर देखने पर ऐसा लगता है कि उन्होंने वास्तव में मुझ पर लाड़ किया। चैतन्य ने जल्दी से देव को सिर झुकाकर कहा, आपके प्राण बचाने के लिए धन्यवाद महाराज। मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद महाराज। महाराज बहुत उदार हैं, मैं गहराई से आभारी हूं। महाराज आज बहुत दयालु रहे हैं, ये अविश्वसनीय है। देव ने अचानक बिस्तर के पास लटकी हुई तलवार खींच ली। ऐसा नहीं लगता? चैतन्य कांपने से खुद को रोक नहीं सका और जल्दी से अपना मुंह थप्पड़ मारा। कहा, मैं बकवास कर रहा हूं महाराज, कृपया नाराज न हो। देव ने खींच व्यक्त की। इस समय ये देखकर कि चैतन्य को देव द्वारा फांसी नहीं दी गई थी, युवराज की पत्नी राजश्री ने भी राहत की सांस ली। आखिरकार चैतन्य को सम्राट के लोगों में से एक माना जाता था। अगर देव वास्तव में उसे फांसी दे देता तो कुछ मुश्किल हो सकती थी। ये सबसे अच्छा है। देव ने पास की उज्ज्वल और युवा राजकुमारी को देखा। उसने उसे डरते हुए देखा। अचानक लेडी राजश्री ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि आपको उन लड़कों को रिहा कर देना चाहिए। अगर ये बात पिताजी के कानों तक पहुंची तो यह अच्छा नहीं हो सकता। देव ने भौहें सिकोड़ी। अचानक मुझे याद आया, हाँ, वे अभी भी पाप कर रहे हैं। मैंने उस जादूगर की बकवास सुनी। उनका पूर्ववर्ती भी एक दुष्ट था और ये सुनकर उन्होंने वास्तव में पूरे शहर में लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। वे 100 लड़कों को पकड़ना चाहते हैं और उन सभी को नपुंसक बनाना चाहते हैं। लेकिन आप इस आदेश को सीधे रद्द नहीं कर सकते, अन्यथा चीजें पहले जैसी ही रहेंगी। उनका व्यक्तित्व बिखर गया है। तब लोगों को संदेह होगा। एक समय यात्री के रूप में हमें अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, किसी भी अन्य परेशानी से बचने के लिए। देव ने राजश्री से पूछा, उन लोगों का क्या उन्हें नपुंसक बना दिया गया है? मैडम, राजश्री ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन उन्हें युवराज के महल में बंद रखना अच्छा नहीं है। राजश्री इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने दांत पीसे। केवल देव के चेहरे पर मुस्कान थी। आखिरकार मेरी याद में उन्होंने अभी भी मास्टर कुशाल पर पूरी तरह भरोसा किया और उनके साथ बहुत विनम्रता से पेश आए। गुरुजी, आप उन 100 लड़कों की चीजों का उपयोग करके किस तरह का अमृत बनाने का इरादा रखते हैं? मास्टर कुशाल ने मन ही मन आह भरी। मैं क्या बना सकता हूं? मुझे भी नहीं पता। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह की चीज कीमती है? इसके अतिरिक्त उस समय अन्य विचार थे। मास्टर कुशाल खुद जानते थे कि उनके रसायन विज्ञान कौशल बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए किसी को भी परिष्कृत करने की कोशिश न करना सबसे अच्छा था। ये ठीक है, अगर आप महावीर मुझसे कुछ श्वास तकनीकें सीखते हैं, भले ही वे काम न करें, वे हानिकारक नहीं होंगे। किसने सोचा होगा वो श्रापित राजकुमार इतना आलसी, महत्वाकांक्षी और जल्दी सफलता के लिए इतना उत्सुक है। वो वास्तव में अमृत लेने से अमरता प्राप्त करना चाहता था। उन्होंने खुद एक लड़के के शिश्न को औषधीय घटक के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया। ये महावीर के लिए चीजों को मुश्किल बनाने के लिए भी था, ताकि वो पीछे हट जाए और उसे अमृत बनाने के लिए मजबूर करना बंद कर दे। किसने सोचा होगा कि ये उत्साही राजकुमार, जो किसी और चीज में अच्छा नहीं था, इस तरह की चीजों में अविश्वसनीय रूप से कुशल था। उसी दिन पूरे शहर में लड़कों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उन्होंने जल्दी से 100 इकट्ठा किए। अगर महावीर ने अमृत लेने के बाद कोमा में नहीं गए होते तो शायद वे 100 छोटे लोग अब तक उसके सामने होते। उस समय वो पागलपन की हद तक चिंतित हो जाएगा, चाहे वो गोलियां बनाने की कितनी भी कोशिश करे। मास्टर कुशाल ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। इस बार जब हम अमृत बना रहे हैं तो हम धातुओं या खनिजों को बिल्कुल भी नहीं मिला सकते हैं। मेरे जीवन का आधार कुलदीप, निर्मल किरण केसरी और विज्ञान कुशल केसरी जैसे प्राचीन सूत्रों पर आधारित है। शिल्प अभी भी प्रशिक्षुता चरण में है और नुस्खा पूरी तरह से प्रतिकृति नहीं किया गया है। यह भयानक रूप से विषाक्त है। अगर वो काम नहीं करता है तो हमें युवराज के लिए अमृत बनाने के लिए सिर्फ खाने योग्य सामग्री एकत्र करनी चाहिए। इसे खाकर मरने के परिणाम बहुत गंभीर हैं। मास्टर कुशाल ने गंभीरता का ढोंग किया और कहा, वे चीजें मुख्य रूप से महाराज की यांग ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हैं। इस यांग ऊर्जा की मदद से महाराज का अमरता का मार्ग बहुत आसान हो जाएगा। देव ने मन ही मन व्यंग्य किया, तुम कमीने, यह बिल्कुल अपमानजनक और जघन्य है। उन्होंने जोर से कहा, मास्टर कुशाल, मेरे पास एक विचार है। लड़कों के बजाय वयस्कों का उपयोग करें। इस तरह वे बड़े हैं और क्या उनमें अधिक यांग ऊर्जा नहीं होगी? युवराज की पत्नी राजश्री ने यह सुना। वो तुरंत शर्म से लाल हो गई। महाराज कितने अविश्वसनीय हैं, सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें कहना। एक तरफ चैतन्य ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, महाराज, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक लड़के को लेना पहले से ही एक बड़ी गलती है।
अगर आप एक वयस्क को भी लेते हैं तो क्या ये गलती को और बढ़ाना नहीं होगा? शब्द गिरे। देव ने मेज से सुलेख ब्रश पकड़ा और चैतन्य पर फेंक दिया। तुम हमेशा मुझे कुछ भी करने से क्यों रोकते हो? कितने परेशान करने वाले हो? तुम्हारा कितना बड़ा है? मैं इसे काट दूंगा और जीवन के लिए उपयोग करूंगा। लड़कों के एक समूह को गिरफ्तार करना पहले से ही एक अपमानजनक अपराध है। क्या वे अब वयस्कों को गिरफ्तार करने जा रहे हैं? उस समय मुझे डर है कि सम्राट और भी गुस्सा होंगे। युवराज की पत्नी राजश्री खुद को सलाह देने से रोक नहीं पाई। महाराज, देव ने अपना हाथ हिलाया और कहा, युवराज मत बोलो, ये हम पुरुषों का मामला है, तुम्हें योगदान देने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमती राजश्री शर्मा गईं। असहाय होकर वे पिछले कमरे में छिप गईं। महाराज वास्तव में बेतुके हैं। गोलियां लेने के बाद ये और भी बेतुका लगता है। देव ने लुटेरों के समूह पर हंसते हुए कहा, अच्छे भाइयों, आपने वास्तव में मेरे अमरता के महान कार्य के लिए कड़ी मेहनत की है। विक्रम ने अपना हाथ हिलाया और कहा, महाराज आप क्या कह रहे हैं? हम सागर के लोग सब वफादारी और धार्मिकता के बारे में हैं। ये चिंता की कोई बात नहीं है। कुशाल दाओगे ने भी चिल्लाया, महाराज बस हमें बताओ, आपको इसकी कब आवश्यकता है? हम इसे तुरंत आपके लिए ले आएंगे। ये सही है महाराज, कृपया आदेश दें। अगर हम थोड़ा भी झिझकते हैं तो हम आपके भाई कहलाने लायक नहीं हैं। चैतन्य अपने सामने के बेतुके दृश्य को घूर रहा था। वह जानता था, आगे मुझे डर है कि रामगढ़ शहर में फिर से चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। उन्होंने बच्चों को गिरफ्तार किया, फिर वयस्कों को। खैर महाराज, नरेश युवराज के महल के मुख्य सचिव का पद जो आपने मुझे दिया है उसे धारण करना वास्तव में बहुत मुश्किल है। शायद मुझे अपने सामने इस हास्यास्पद राजकुमार के लिए दोष लेना होगा। ये सोचते ही चैतन्य ने तुरंत फैसला किया, राजकुमार को समकुशाल। भले ही राजकुमार न सुने और परेशानी पैदा करे, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। आखिरकार मैं हमेशा इसके खिलाफ रहा हूं। जैसे ही चैतन्य बोलने वाला था, देव लुटेरों के समूह पर जोर से मुस्कुराया और कहा, चूंकि आप सभी ऐसा कहते हैं, मैं राहत महसूस कर रहा हूं। बाद में शाही घरेलू विभाग जाओ, उन्हें एक एक करके काटो, सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक आराम से लो। सब लोग? चैतन्य, मास्टर कुशाल? ऐसा लगा जैसे कोई सुन नहीं सकता था कि वे क्या सुन रहे थे। विक्रम ने अस्तित्वगत संदेह की भावना से देव को देखा, पूछे बिना नहीं रह सका, महाराज क्या आप कह रहे हैं कि आप हमारा चाहते हैं? देव ने अपना हाथ हिलाया और कहा, अच्छे भाइयों, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इसे तुम पर छोड़ दोगे? अब मैं तुम सब पर निर्भर हूं।